अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अमारा एंड माय रोल नंबर इज़ 051। इसी प्रोजेक्ट के लिए जो मैंने वेबसाइट चूज़ की है वो है बहुत दिन यूनिवर्सिटी मुल्तान। इस साइट में सबसे पहले ह्यूरिस्टिक एवैल्यूएशन के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को एलैबोरेट किया गया है और उसके बाद उन्हीं 10 पॉइंट्स के बेस पे वेबसाइट को रीडिज़ाइन किया गया है और कोशिश की गई है कि एग्जिस्टिंग इंटरफेस को इम्प्रूव किया जा सके। सबसे पहले ह्यूरिस्टिक एवैल्यूएशन के 10 पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद वेबसाइट डिज़ाइनिंग स्टार्ट की जाएगी। तो देख लेते हैं कि ह्यूरिस्टिक एवैल्यूएशन क्या है। Heuristic evaluation is a process where experts use rules of thumb to measure the usability of user interface in independent walkthroughs and report issues. Evaluators use established heuristic Nielsen models and reveal insight that can help design team enhance product usability from early in development. So let's start the 10 points of heuristic evaluation. सबसे पहले जो पॉइंट है heuristic evaluation में आ रहा वो है visibility of system status. The visibility of system status refers to how well the state of system is conveyed to its user. Ideally, system should always keep user informed about what is going on through appropriate feedback within reasonable time. यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल के तौर पर स्क्रीनशॉट ऐड करवाया है। विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस मीन्स ये होता है कि जो यूज़र को बताए कि वो क्या कर रहा है और वो कितने टाइम में ये वाला काम जो है वो कंप्लीट कर सकेगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में बताया हुआ है कि कोई पेज है वो लोड हो रहा है और 70% लोड हो चुका है, विजिबल करवा रहा है और थोड़ा रिमेनिंग टाइम में वो इस पेज को लोड कम्प्लीटली कर ले। अब हम अपनी साइट में विजिबिलिटी चेक करते हैं। तो यहाँ पर जब वेबसाइट के अंदर गए हम तो कोई भी साइट को जब हम लोड करते थे, कोई भी पेज लोड करते थे, तो कुछ भी बफरिंग, कुछ भी लोडिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा था, कोई चीज़ भी विजिबल नहीं हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एडमिशन फॉर्म को ओपन करने की कोशिश करी थी लेकिन कोई भी विजिबिलिटी नहीं शो हो रही थी कि ये कब ओपन होगा, कोई भी बफरिंग, कोई भी लोडिंग का कोई भी यहाँ पर विजिबल चीज़ नहीं आ रही थी। तो मेरे ख्याल से ये सिवियरिटी लेवल जिसका 4 था, क्योंकि यूज़र तो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो कभी इस एडमिशन फॉर्म को ओपन करेगा और कब ये एडमिशन फॉर्म ओपन होगा। मे बी सम टाइम वो इसको क्लोज ही कर देगा कि शायद ये ओपन होगा भी कि नहीं होगा। रिकमेंडेशन ये है कि देयर शुड बी अ विजिबल टाइम और एनी बफरिंग साइन दैट शो व्हेन वुड बी दिस पेज ओपन, फॉर एग्जांपल अ पॉपअप मैसेज लोडिंग। सेकेंड जो पार्ट है वो है मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड इन इंटरफेस दैट फॉलो रियल वर्ल्ड कन्वर्सेशन एंड मेक इन्फॉर्मेशन फेयर इन अ नेचुरल एंड लॉजिकल ऑर्डर, डेमोन्स्ट्रेट एम्पैथी एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ यूजर। इसका मतलब ये है कि जो हमारे सिस्टम है वो रियल वर्ल्ड से मैच कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई एल्बम है जो रियल वर्ल्ड में है और यहाँ पर कुछ पिक्चर्स वगैरह जो है वो होती हैं। सिस्टम में भी कुछ फोल्डर बने होते हैं और उसमें हम अपनी फाइल्स वगैरह को स्टोर कर रहे हैं, तो ये रियल वर्ल्ड मैच कर रहे होते हैं सिस्टम के साथ। नो लेट्स चेक कि सिस्टम में इस तरह का कोई है था जो रियल वर्ल्ड के साथ मैच हो रहा था। यहाँ पर इन्होंने कुछ आइकॉन ऐसे यूज़ किए हुए थे जो समझ नहीं आ रहा था कि ये आइकॉन है, टेक्स्ट है, क्लिकेबल है कि नॉन क्लिकेबल है, लेकिन ये क्लिकेबल थे। लेकिन एंड तक समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्लिक भी होगा, LMS इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा कि नहीं होगा। तो ये रियल वर्ल्ड के साथ सिस्टम बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। ये सिवियरिटी लेवल 03 है। यहाँ पर LMS को सेपरेट तौर पर कोई एक प्रॉपर वे में आइकॉन बनाना चाहिए था कि पता चले कि ये क्लिकेबल आइकॉन। थर्ड जो है वो यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम है। यूज़र ऑफन मेक मिस्टेक और चेंज देयर माइंड्स, अलाउ देम टू एग्जिट और फॉलो और अनडू देयर लास्ट एक्शन एंड गो बैक टू द सिस्टम प्रीवियस स्टेट। क्योंकि यूज़र कुछ भी कर रहा हो तो उसके पास कंट्रोल होना चाहिए कि अगर उसने कुछ गलत कर दिया है तो उसके पास ऑप्शन हो कि वो एडिट कर सके, अनडू कर सके, कुछ भी लेकिन उसको जो स्टेट है, प्रीवियस स्टेट है, उधर आसानी से वो जा सके। तो ये एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर ऐड करवाया कि फॉर एग्जांपल अगर उसने अपना मैसेज सेंड करना है तो वो सबसे पहले व्यू कर ले, अगर वो सेंड नहीं करना तो अनडू कर दे, अगर कुछ चेंजिंग करनी है तो अनडू कर दे, अगर मैसेज सेंड करना है तो सेंड कर दे।
अपने सिस्टम की बात करें, जो वेबसाइट बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी की थी, तो यहाँ पर यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम मौजूद नहीं था। यहाँ पर नो ऑप्शन ऑफ एडिटिंग और ऑपरेटिंग और क्रिएटिंग ऑनलाइन फॉर्म। यहाँ पर अगर हम करते तो क्लिक है फॉर प्रोफोमा, तो यहाँ पर कोई भी एडमिशन फॉर्म नहीं ओपन हो रहा था, बल्कि एक प्रोफोमा ओपन हो रहा था, जो कि अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो कोई भी इससे एंटरटेन नहीं कर रहे थे। नहीं पता चल रहा था कि यहाँ पर अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमने अपनी इनिशियल स्टेट में जाना है तो कैसे जाए। Next points are consistency and standards. A system or product should never over confuse the user by using different words, action, design or situation to drive the same meaning. कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स का मतलब ये होता है कि अगर यूज़र एक पेज से दूसरे पेज पे गया है तो उसको समझ आ रही है कि वो एक ही प्लेटफॉर्म में रहकर डिफरेंट पेजेस को विजिट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ ओके कैंसिल हेल्प का हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पर वर्टिकल में कर दिया हुआ है। इट मीन्स कि मीनिंग तो इनका सेम है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी चेंज हो गई है। अपने सिस्टम के अंदर देख लेते हैं कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर देखा कि कुछ पेजेस पे जो था वो कॉपीराइट 2020 का रहने दिया हुआ था और कुछ पेजेस पे कॉपीराइट 21 का कर दिया हुआ था। इट मीन्स कि जो पेजेस थे वो सेम कंसिस्टेंसी नहीं रखते थे, कुछ पेजेस चेंज थे, कुछ पेजेस में जो कॉपीराइट था वो 20 का था और कुछ पेजेस में 21 का था। ये सेवरिटी लेवल 2 है जिसको जल्द से जल्द रिमूव करने की ज़रूरत है और पेज को कंसिस्टेंट बनाने की। नेक्स्ट था एरर प्रिवेंशन। अगर कोई एरर आ भी गया है तो उससे प्रिवेंट कैसे किया जाए, उससे बचा कैसे जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल ऐड करवाई है कि यहाँ पर यूज़र ने अपना ईमेल एड्रेस किया तो वो बता रहा है कि यहाँ पर आपने अपना जो पासवर्ड है वो गलत एंटर किया है, इनकरेक्ट किया है, तो इसको फौरी से करेक्ट वो कर ले। मतलब कि अगर उससे गलत एंटर हो भी किया है तो वो उसको अलर्ट में दे रहा है कि आप इसको, आपका जो पासवर्ड है वो गलत है, इनकरेक्ट है, तो इसको जो है वो करेक्ट किया जाए। या फिर कोई फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है तो वो वहाँ से कोड कट करके अपना जो पासवर्ड है उसको चेंज भी कर सकता है। तो ये एरर प्रिवेंशन होता है। अपनी साइट के अंदर चेक किया तो यहाँ पर कोई भी जो था एरर प्रिवेंशन का ऑप्शन मौजूद नहीं था। यहाँ पर अगर लॉगिन फेल हो रहा है और अगर यूज़र पासवर्ड भूल भी गया है अपना, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यूज़र ने अपना पासवर्ड गलत एंटर किया है तो वो कोई भी अलर्ट मैसेज या अलर्ट बॉक्स में वो पॉपअप मेन्यू में शो नहीं करवाएगा कि आपका जो मैसेज है वो इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट कर ले, कुछ भी वो ऐसा शो नहीं करा रहा है। तो मीन्स कि यहाँ पर एरर प्रिवेंशन कोई भी तकनीक यूज़ नहीं की गई। Recognition rather than recall, make object action and option visible or easily retrievable. It means कि जो रिकॉग्नाइज करवा दिया जाए कि हमें रिकॉल करने से ही पहले पता चल जाए कि ये चीज़ किस पर्पज़ के लिए बनी गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें तो यूज़र नेम है, पासवर्ड है, डायल, कैंसिल, प्रॉपर्टीज़, हेल्प, तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं। अगर हम यहाँ पर हमें पता चल रहा है यहाँ पर हमने यूज़र नेम लिखना है, यहाँ पर पासवर्ड करना लिखना है, अगर कैंसिल करना चाहते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लिखना चाहते हैं, शो सेव पासवर्ड करना चाहते हैं, हर चीज़ रिकॉग्नाइज कर रही है हर चीज़ को लैदा से। तो हमें रिकॉल कराने से पहले ही पता चल रहा है कि हमने फर्दर काम क्या करना है। अपनी साइट के अंदर रिकॉग्नाइजेशन रेदर देन रिकॉल को देख लेते हैं तो यहाँ पर कैन नॉट रिकॉग्नाइज प्रॉपरली, जब आइकॉन पता नहीं होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा कि ये आइकॉन का पर्पस किस लिए है, ये क्लिकेबल है कि नहीं है, ये टेक्स्ट है क्या नहीं है, तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज ही नहीं करा और हमें रिकॉल करके पता चला कि ये LMS जो है ये क्लिकेबल है। नेक्स्ट वन था फ्लेक्सिबिलिटी एंड efficiency ऑफ यूज़। adopt the interaction for the expert user such that the system can create the both inexperienced and experienced user। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल ऐड करवाई है कि यहाँ पर कोई फ़ंड ट्रांसफ़र करवाना चाह रहा है तो वो
नीचे विजिबल करवा रहा है कि यहाँ पर आपने पेमेंट वाले का नाम लिखना है या उसका मोबाइल नंबर लिखना है। अपने सिस्टम के अंदर चेक कर लेते हैं। सिस्टम साइट के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी ऑफ यूज़ मौजूद था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई लॉगिन पेज इस साइट के अंदर ओपन किया तो यहाँ पर ये बता रहा है कि डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, डे मंथ ईयर वगैरह विजिबल हो रहा है कि यहाँ पर हमें ये चीज़ एंटर करनी है। CNIC में बताया हुआ है कि CNIC नंबर यहाँ पर ऐड करके हम अपने पेज पर लॉगिन कर सकते हैं। सेकेंड वन था स्टिंग एंड मिनिमलिस्टिक साइन। इसका मतलब ये होता है कि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, वही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो रेलिवेंट हो और जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो वही इसमें कंटेन करे। साइट के अंदर देखें तो यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जो इरेलीवेंट थी और मिनिमाइज नहीं किया हुआ था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म को जनरेट करने की बजाय पोस्टल एड्रेस दे दिया हुआ था, VC ऑफिस नंबर इकट्ठा दे दिया हुआ था। अगर यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट अस फॉर्म जनरेट होता तो जिससे हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती हम सिर्फ उसी रिलेटेड अपना कॉन्टेक्ट अस फॉर्म फिल आउट करते और अपनी क्यूरी वहाँ पर जनरेट करके कोई भी इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते। हेल्प यूज़र रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम यूज़र। इसका मतलब ये होता है कि यूज़र को साथ साथ डायग्नोज कर दिया जाए कि वो अगर उसका एरर आ भी गया है तो उसको साथ ही बता दे कि ये एरर आ गया, इसको डायग्नोज कर ले, रिकवर कर लिया जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एग्जांपल ऐड करवाई है कि ईमेल और यूज़र ने फॉर एग्जांपल अपना ईमेल जो है वो गलत एंटर किया तो वो साथ ही बता रहा है कि योर ईमेल एड्रेस इज़ इनवैलिड। इसका मतलब है उसने डायग्नोज कर लिया, वो बता रहा है कि इसको रिकवर कर लें, आपने ईमेल जो एड्रेस है वो इनवैलिड एंटर किया है। साइट के अंदर अगर चेक करें तो यहाँ पर कोई भी इस तरह का रिकॉग्नाइज नहीं करवा रहा था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब मैंने साइन इन पेज ओपन किया तो ना तो यूज़र नेम एंटर गलत करवाया तो ना उसने साथ अलर्ट किया कि ये आपका यूज़र नेम गलत है। पासवर्ड भी एंटर करवाया गलत करवाया तो उसने ये भी अलर्ट नहीं किया कि आपका जो पासवर्ड है वो गलत है, बल्कि वो कंप्लीट उसका यूज़र नेम भी दे रहा था, पासवर्ड भी दे रहा था और एंड पे साइन इन करवाने के बाद लॉगिन फेल कर रहा था। लास्ट वन जो है वो है हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। इट मीन्स कि कुछ ऐसी हेल्प प्रोवाइड कर दी जाए जो यूज़र को ईजीनेस प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल ऐड करवाई है कि कुछ टेम्पलेट जो है वो प्री डिफाइंड टेम्पलेट दे दिए हुए हैं कि इन टेम्पलेट की मदद से आप अपने जो प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्लैंक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, डिज़ाइन प्रोजेक्ट प्लान किस तरह करना है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट दे दिए हुए हैं ताकि यूज़र कंफ्यूज ना हो कि उसने अपना जो काम है उसको कैसे कैरी आउट करना है। अगर साइट के अंदर देखें तो साइट के अंदर कोई भी ऐसा हेल्पिंग या गाइडलाइन मौजूद नहीं थी, कुछ भी नहीं था। नो एनी फीडबैक और सजेशन पेज कंटेनिंग दिस साइट, नॉट प्रॉपर्ली गाइडलाइन अवेलेबल अबाउट एनीथिंग। कुछ भी जो हेडर और फुटर कुछ कहीं पे भी इस तरह की हेल्पिंग मटेरियल मौजूद नहीं था जो यूज़र उससे फ़ायदा उठाता है, हेल्प ले सकता। फॉर एग्जांपल अगर वो एडमिशन करवाना चाहता है तो कोई भी ऐसा मटेरियल मौजूद नहीं था, डॉक्यूमेंट, वीडियो क्लिप, कुछ भी इमेज वगैरह इस तरह मौजूद उधर नहीं थी कि यूज़र उसको देखकर अपना एडमिशन करवा सके, स्कॉलरशिप के बारे में कोई हेल्प ले सके। तो वहाँ पर इस साइट में मौजूद कोई भी इस तरह का हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं थी। रिकमेंडेशन यही है, देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्पिंग सजेशन मटेरियल सो यूज़र कैन टास्क एफिशिएंटली बिकॉज यूज़र वांट इजीनेस एंड थिंग्स कैरी फास्ट। वो अपनी चीज़ों को चाहता है कि वो जल्दी जल्दी कर सके, कहीं से हेल्प ले और उस हेल्प को लेकर वो अपनी चीज़ को फौरी तौर पर कर सके। लेकिन यहाँ पर कोई भी इस तरह की चीज़ मौजूद नहीं थी जो कि होनी चाहिए। यह है जस्टिक एवल्यूशन के 10 पॉइंट्स इनको एलाबोरेट। ओके, ह्यूरिस्टिक एवैल्यूएशन के 10 पॉइंट्स देखने के बाद जो पॉइंट यूनिवर्सिटी की साइट पे फुलफिल नहीं कर रहा था उन पॉइंट्स को देखते हुए मैंने वेबसाइट को रीडिज़ाइन किया है। वेबसाइट रीडिज़ाइन करते हुए सबसे पहले मेन मेन्यू को मैंने देखा, वहाँ पर एडमिशन जो एग्जिस्टिंग साइट थी ना तो वहाँ पर एडमिशन का ऑप्शन मौजूद था और ना ही बीजीओ स्टूडेंट्स का ऑप्शन मौजूद था। किसी भी यूनिवर्सिटी की साइट में एडमिशन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है, जबकि बीजीओ यूनिवर्सिटी मुल्तान में एडमिशन का ऑप्शन मौजूद नहीं था।
मेन्यू बार में एडमिशन और बीजीओ स्टूडेंट्स का ऑप्शन ऐड करवाया। सबसे पहले अबाउट हम अब एक एक करके टैब चेक करेंगे कि वो कौन कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले हम अबाउट बीजीओ में गए तो यहाँ पर जो था वो क्यूएसी की जगह अबाउट बीजीओ था, जो कि ड्रॉप डाउन में इसकी ज़रूरत नहीं थी। अबाउट बीजीओ को रिमूव करवाने के बाद हमने क्यूएसी मैंने इसमें ऐड करवाया। सेकंड आ जाता है, और वही जो मेन चीज़ें होती हैं अबाउट बीजीओ में, वाइस चांसलर मैसेज, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी से इंडिकेट राइट टू इन्फॉर्मेशन वगैरह। हर एक पेज में मैंने होम का लिंक हाइपर लिंक क्रिएट करवाया हुआ है ताकि वो इजीली नेविगेट करके होम पेज में चला जाए। एकेडमिक्स में गए तो यहाँ पर कोई भी चेंज की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो साइट थी वो फुलफ़िल कर रही थी, डिपार्टमेंट के बारे में बता रही थी, हर चीज़ को वो फुलफ़िल कर रही थी। सो मुझे इस एकेडमिक में कोई चेंज की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। उसके बाद एडमिशन, जो कि मेन मेन्यू में मौजूद ही नहीं था, इसको ऐड करवाने के बाद इसमें 2 ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाए, एक अप्लाई ऑनलाइन का, दूसरा डाउनलोड फॉर्म का। अगर स्टूडेंट्स अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा और वो उस फॉर्म पर अपना ऑनलाइन डाटा फिल करके अपना फॉर्म सबमिट करवा देंगे। और अगर स्टूडेंट ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते तो वो अपने एडमिशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद वो अपना फॉर्म को प्रिंट करवा कर उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे और लिखने के बाद वो एडमिशन ऑफिस में अपना फॉर्म जमा करवा देंगे। उसके बाद हम जाएंगे रिसर्च में। तो रिसर्च में भी जो उनकी साइट थी, एग्जिस्टिंग साइट थी, वहाँ पर वो जो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो फिल हो रही थी, तो चेंज की ज़रूरत नहीं थी। एग्ज़ाम और रिज़ल्ट में भी जितने भी उनका एग्ज़ाम थे, डिटेल थी, वो सारी उसमें ऐड थी। और रिज़ल्ट वगैरह की भी जो भी थी, स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर एंटर वगैरह करके अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते थे और अपनी डेट शीट वगैरह डाउनलोड कर सकते थे। सो इस टैब में भी जो चेंज की ज़रूरत नहीं थी। कैंपस लाइफ में गए तो वहाँ पर कैंपस लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जैसे कि वहाँ पर इवेंट गैलरी का होना ज़रूरी था, यूनिवर्सिटी न्यूज़ और इवेंट्स का होना ज़रूरी था कि इसमें ये वाली जो ड्रॉप डाउन मेन्यू थे यहाँ पर ये वाले पॉइंट्स ऐड नहीं थे। इवेंट गैलरी में जाएंगे तो वहाँ पर जितने भी इवेंट्स होंगे उनमें अलर्ट मैसेज शो हो जाएगा, कुछ पिक्चर्स होंगी इवेंट्स की, या फिर कोई भी इवेंट के बारे में डिटेल होगी, डेट वगैरह होगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी न्यूज़ एंड इवेंट्स के बारे में जितनी भी कोई भी नोटिस होगा इवेंट्स का, या कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी, या कोई भी एडमिशन का नोटिस होगा कि कब एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, या एग्ज़ाम का नोटिस होगा, या डेट शीट आ गई है, इस तरह के अलर्ट मैसेज वहाँ पर शो हो जाएंगे। कॉन्टेक्ट अस में जाने के बाद वहाँ पर एग्जिस्टिंग साइट पे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी, कि सिर्फ एक नंबर ऐड करवाया हुआ था एडमिशन ऑफिस का और कुछ भी नहीं था उनके फॉर्म में। और जब वो कॉन्टेक्ट अस के पेज में जाए तो वो कोई भी विजिटर अपना नेम एंटर करके, अपना फ़ोन नंबर एंटर करके, अपना ईमेल एंटर करके और अपना मैसेज टाइप करने के बाद अपने फॉर्म को सबमिट करवा सकता है। और सबमिट करवाने के बाद एक मैसेज शो हो जाएगा, थैंक यू, वी रिस्पॉन्स यू एज सुन एज पॉसिबल का। इट मीन्स के जब वो अपना फॉर्म फिल कर लेगा और जैसे ही एडमिन उसका फॉर्म देखेगा तो वो उसको रिस्पॉन्स कर देगा। बीजीओ स्टूडेंट्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड करवाई है, जैसे कि स्टूडेंट्स अपना एलएमएस में जाकर लॉगिन कर सकते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर के भी बारे में अगर देखना हो वहाँ पर जा सकते हैं। स्टूडेंट सोसाइटी देख सकते हैं, अकोमोडेशन की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, स्कॉलरशिप सेल वगैरह ले सकते हैं। एलएमएस लॉगिन भी जाकर स्टूडेंट अपना जो भी है अपना यूज़र नेम एंटर करके, पासवर्ड एंटर करके अपना जो अकाउंट है उसको एक्सेस कर लेगा। उसके बाद अगर स्टूडेंट को कोई अपने अफेयर्स, स्टूडेंट अफेयर्स पे भी जाएगा तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, डायरेक्टर का नंबर वगैरह होगा, ईमेल एड्रेस होगा, डिप्टी डायरेक्टर का होगा। उसके बाद अगर स्टूडेंट सोसाइटीज़ में देखेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट सोसाइटीज़ की इंफो अवेलेबल होगी। उसके बाद अगर वो भी अकोमोडेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहेगा तो अकोमोडेशन के बारे में भी यहाँ पर डिटेल मौजूद होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अकोमोडेशन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले हो जाएगी कि ऐसे ऐसे आप स्टूडेंट्स को या किसी टीचर्स वगैरह को अगर किसी भी अकोमोडेशन की ज़रूरत है तो वो इस अकोमोडेशन को ले सकता है।
सारी इन्फॉर्मेशन इस पेज पर अवेलेबल होगी। स्कॉलरशिप सेल में जाएंगे तो यहाँ पर जितनी भी स्कॉलरशिप सेल इंफॉर्मेशन होगी वो डिस्प्ले होगी। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट नीड बेस्ड स्कॉलरशिप लेना चाहता है, मेरिट बेस्ड लेना चाहता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन स्कॉलरशिप की इस पेज पर अवेलेबल होगी। इन सारे टैब्स को फुलफ़िल करने के बाद यहाँ पर कुछ न्यूज़, एनोमनी, बिजी वेब मेल, स्टूडेंट ईमेल के बारे में भी बताया गया है। और ये चीज़ें जो थी उधर एग्जिस्टिंग साइट पे जो चीज़ें मौजूद नहीं थी और हिस्ट्री का वैल्यूएशन इसको फुलफ़िल नहीं कर रही थी, उनको ऐड करवाया है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बाद ये जो पीपीटी थी ये कैरिड की गई थी आमना रफ़ीक रोल नंबर 063 को, जिन्होंने कुछ मिस्टेक निकाली थी और जिनमें से 3 मिस्टेक थी, जिसमें 2 मिस्टेक एक्सेप्ट की हैं मैंने और एक मिस्टेक को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया और उसको जस्टिफाई किया है। फर्स्ट जो मिस्टेक थी वो ये थी कि यहाँ पर एडमिशन के ड्रॉप डाउन मेन्यू में उन्होंने मिस्टेक निकाली थी कि यहाँ पर फ़ीस डिटेल होनी चाहिए। तो ये एक्सेप्टेड है क्योंकि वाकई ही अगर एडमिशन करवाना है तो जो भी स्टूडेंट होगा या कोई भी विजिटर होगा उसको यही कोशिश होगी कि उसको फ़ीस की डिटेल भी साथ में मिल जाए, और यहाँ पर ऑप्शन वो मौजूद नहीं था, तो ये पॉइंट एक्सेप्टेड है। सेकंड जो पॉइंट उन्होंने मिस्टेक निकाली थी वो ये थी कि यहाँ पर एग्ज़ाम और रिज़ल्ट के बारे में कोई अलर्ट मैसेज शो होना चाहिए, कोई न्यूज़ अलर्ट होनी चाहिए कि आपके एग्ज़ाम इस डेट को शुरू हो रहे हैं, ये रिज़ल्ट आपका कब आ रहा है, कोई भी अलर्ट मैसेज होना चाहिए। तो ये भी एक मिस्टेक थी। हमारे पेज पे इस तरह का कोई अलर्ट मैसेज होना चाहिए ताकि विजिटर जो है उसको आसानी हो सके। थर्ड मिस्टेक जो थी वो ये थी कि उन्होंने कलर कम्बिनेशन के बारे में कहा था कि कलर कम्बिनेशन नहीं ठीक। जब भी हम अपनी साइट को डिज़ाइन करते हैं तो हम अपना लोगो देखते हैं या फिर ये देखते हैं कि ये वेबसाइट है किसके लिए। तो ये एक यूनिवर्सिटी वेबसाइट थी, अगर हम देखें तो उनका लोगो जो था वो ब्लू और वाइट के कम्बिनेशन में था। सो यहाँ पर हम कोई भी रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो कलर यूज़ नहीं कर सकते थे। किसी भी यूनिवर्सिटी को अट्रैक्टिव साइट बनाने के लिए हम एक यूनिक कलर यूज़ करते हैं, थोड़े डिसेंट कलर यूज़ करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर ब्लू कलर यूज़ किया गया है और लाइट ब्लू कलर यूज़ किया है। अगर लिंक की बात करें तो यहाँ पर जैसे ही स्टूडेंट विजिटर कोई भी इसको हाइपर लिंक पे क्लिक करता है तो पहले पर्पल होगा और अगर ज़्यादा बार उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो रेड हो जाएगा। सीम्स लाइक जैसे भी हम गूगल पे भी सर्च वगैरह करते हैं, उस लिंक पर जाते हैं तो जितनी बार भी हम विज़िट करें उसका कलर चेंज होकर पहले पर्पल हो जाता है और सेकंड टाइम करें तो वो रेड हो जाता है। तो ये पॉइंट जो था वो नॉट एक्सेप्टेड था। सेल्फ क्रिटिक में जो चीज़ें मैंने नोटिस की अपनी वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग के बाद वो ये थी कि एकेडमिक्स में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया जबकि चेंज बनता था। वहाँ पर सिर्फ डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन मौजूद थी, कोर्स के बारे में डिटेल मौजूद नहीं थी और ड्रॉप डाउन मेन्यू इतने क्लियरली मेंशन नहीं थे जिनमें चेंज की ज़रूरत थी। लेकिन एकेडमिक में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया। उसमें अगर कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाती या डिपार्टमेंट की अलग-अलग करके इंफॉर्मेशन हो जाती तो विजिटर को, स्टूडेंट्स को आसानी हो जाती। सेकंड जो पॉइंट था वो ये था कि यहाँ पर कोई भी लॉगिन ऑप्शन नहीं बनाया। अगर क्योंकि लॉगिन की ज़रूरत स्टूडेंट्स के अलावा टीचर्स को भी होती है, टीचर्स का भी लॉगिन होना चाहिए जो कि प्रॉपर्ली यहाँ पर मेंशन नहीं था। सो यहाँ पर एक लॉगिन ऑप्शन भी होना चाहिए था कि टीचर्स भी अपना अकाउंट लॉगिन कर सकें और स्टूडेंट भी अपना अकाउंट लॉगिन कर सकें। यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट ईमेल दे दिया है लेकिन लॉगिन ऑप्शन नहीं दिया गया जो कि होना ज़रूरी था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो सेल्फ क्रिटिक में आ रहे थे कि वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो रह गई हैं, जो होती तो वेबसाइट एक ज़्यादा तो अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव बन सकती थी। ह्यूरिस्टिक एवैल्यूएशन देखी, उसके बाद वेबसाइट को कैरेट किया गया किसी दूसरे स्टूडेंट को। उसके बाद कैरेट करने के बाद 3 मिस्टेक थी जिसमें 2 मैंने एक्सेप्ट की हैं, एक को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया और उसको जस्टिफाई किया है। और उसके बाद सेल्फ क्रिटिक में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो मैंने रीडिज़ाइनिंग के बाद फील की कि ये वाली चीज़ें भी होती तो हमारी वेबसाइट जो थी वो ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सकती थी या ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती थी। थैंक यू।